अक्सर जब हम अपने स्कूल या फिर कॉलेज के दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते थे तो वो अंत मोमेंट पर आकर कैंसिल हो जाता था। कोई ना कोई दोस्त कैंसिल कर ही देता था। लेकिन अब इसी तरह का कुछ उदाहरण हमें हालिया G20 की बैठक में भी देखने को मिल रहा है, जिसका आयोजन जल्द ही नई दिल्ली में होने वाला है। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बैठक में चीन हिस्सा नहीं लेने वाला है, बल्कि इस बैठक में चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, प्रीमियर द्वारा किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम के निहितार्थों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर ये जो नई दिल्ली में बैठक हो रही है, इस बैठक के बारे में बात करेंगे, G20 के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो इस पूरी बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, किस तरह के कारण बताए जा सकते हैं। इसके अलावा साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी इस बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, उनके क्या कारण रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों प्रतिनिधियों का हिस्सा न लेना भारत पर कोई असर डालेगा, क्या भारत के लिए इसके कुछ निहितार्थ हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले G20 क्या हो सकता है, G20 के बारे में जानते हैं और साथ ही नई दिल्ली में जो बैठक हो रही है इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर G20 की बात करें तो ये मुख्य तौर पर 20 देशों का एक समूह है, जिस समूह को मुख्यतः साल 1999 में बनाया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर हमें इस समूह की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इस समूह को मुख्य तौर पर 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अंत में हमें एक वित्तीय संकट देखने को मिला था, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुख्य तौर पर जो पूर्वी एशिया की और दक्षिण पूर्व एशिया की जो छोटी छोटी इकोनॉमीज थी, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। और इसी प्रभाव के चलते, इसी बैकग्राउंड के चलते दुनिया में एक ऐसे समूह की आवश्यकता महसूस हुई थी जिसमें हम बहुत सारी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी को शामिल कर सके और एक नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जा सके। और इसके माध्यम से हमने G20 समूह का गठन किया था, जिसमें मुख्य तौर पर जो विकासशील देश होते हैं या फिर जो मध्यम आय वाले देश होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को शामिल किया जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इसमें केवल डेवलपिंग कंट्रीज ही शामिल हैं, इसमें कई डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा समूह है, ये समूह दुनिया में वित्तीय स्थिरता लाने का प्रयास करता है, खासतौर पर जो एशियाई क्षेत्र है जिसे विश्व की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसे विश्व की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर एशियाई क्षेत्र में वित्तीय अस्थिरता आती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से G20 को बनाया गया था ताकि एशियाई क्षेत्र में हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित कर सकें। और अगर आपको G20 के महत्व को समझना है तो इससे जुड़े कुछ आंकड़ों को आप एक बार नजर डाल लीजिए उस पर। जैसे अगर G20 की बात करें तो G20 के जो कुल सदस्य देश हैं वो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा G20 देश मुख्य तौर पर दुनिया की कुल जो वैश्विक GDP है उसके तकरीबन 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर आप दुनिया के वैश्विक व्यापार को देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड को देखेंगे, तो इसमें G20 की जो हिस्सेदारी है वो 75% है। यानी जाहिर तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर G20 का जो प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से ये पूरा समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के तौर पर निकल कर आता है। अब इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, इसकी प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इसके सदस्य देशों के बीच समय समय पर ट्रांसफर होती रहती है, रोटेशन के आधार पर इसे ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि आज कोई एक देश इसका प्रेसिडेंट है और आगे चलकर कोई दूसरा देश हो सकता है। यानी कि यहाँ पर वोटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी देशों को एक एक करके इसकी अध्यक्षता प्राप्त होती है।
इसके अलावा जब हम G20 की बात करते हैं, G20 के मैनेजमेंट की बात करते हैं, अध्यक्षता की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द और बहुत ज़्यादा सुनाई देता है और वो शब्द है ट्रॉइका। अक्सर ये शब्द प्रश्न पत्र में भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ट्रॉइका मुख्य तौर पर ट्रॉइका को G20 के अपर मैनेजमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। ये जो ट्रॉइका है, इस ट्रॉइका में मुख्य तौर पर G20 का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो शामिल होता है। इसके अलावा जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहा है वो शामिल होता है और जो आगामी अध्यक्ष है, जो भविष्य में अध्यक्ष बनने वाला है, वो शामिल होता है। तो इन 3 देशों को G20 के अपर मैनेजमेंट में ट्रॉइका नाम दिया जाता है। इसके अलावा G20 का जो अध्यक्ष देश होता है वही देश G20 की तमाम वार्षिक बैठकों का भी आयोजन करता है। उसी देश के अलग अलग क्षेत्रों में G20 की बैठकों का आयोजन किया जाता है और उसी देश द्वारा अंततः G20 की जो अंतिम बैठक होती है उसके राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी जो बैठक होती है, उस बैठक का आयोजन भी G20 के जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है, उस देश में किया जाता है। जैसा कि वर्तमान समय में हम देख सकते हैं, क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष है, भारत इसका प्रेसिडेंट है, तो इसी वजह से भारत में नई दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में इस पूरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तो इस पूरी बैठक के विषय में बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस पूरी बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। तो चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें बताया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। हालांकि उसी नोटिफिकेशन में, उसी वक्तव्य में, बयान में ये भी कहा गया है कि चीन का जो प्रतिनिधिमंडल होगा, चीन का प्रतिनिधिमंडल इस पूरी बैठक में शामिल होगा और इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा किया जाएगा। अब ये जो बयान जारी किया गया है, इस बयान में कहीं भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति इस पूरी बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। लेकिन दुनिया के जो तमाम विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत सारे अनुमान लगाए हैं, बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त की हैं कि इन संभावनाओं की वजह से चीन के राष्ट्रपति इस पूरी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। कौन कौन सी संभावनाएं हैं उन पर भी बात करते हैं। सबसे पहली संभावना भारत के साथ चीन की जो कूटनीतिक खींचातानी है, जो लगातार पिछले कुछ समय से डिप्लोमेटिक संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के चलते भी हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति भारत ना आना चाहते हो। और इस संघर्ष का जो सबसे रीसेंट पहलू है वो ये है कि बीते दिनों चीन द्वारा अपने देश का एक नया नक्शा जारी किया गया था, एक नया मैप जारी किया गया था, जिस मैप में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र में दिखाया था, अपने हिस्से के तौर पर प्रदर्शित किया था। जिस पूरी घटना के बाद भारत ने इस पूरे मैप का कड़े शब्दों में विरोध किया था और भारत और चीन के बीच एक बार फिर से जो डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट था वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा चीन ने अपने इसी नक्शे में भारत के क्षेत्रों के अलावा ताइवान को भी अपने क्षेत्र में शामिल किया था। इसके अलावा उस पूरा जो दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी है, उसके कई छोटे छोटे द्वीपों पर, जिन द्वीपों को लेकर, जिन आइलैंड्स को लेकर चीन का कई दूसरे देशों के साथ विवाद है, उन आइलैंड्स को भी चीन ने अपने क्षेत्र में शामिल किया था। जिसके बाद कई देश चीन के खिलाफ हो गए थे, लगातार चीन के खिलाफ हमें एक गुटबंदी दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में संभावना इस बात की जाहिर की जा रही थी कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्तमान समय में भारत में इस पूरी बैठक में हिस्सा लेते हैं तो उनसे इस पूरे नक्शे को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, उनसे ताइवान को लेकर, उनसे हांगकांग को लेकर सवाल पूछे जाएंगे और जाहिर तौर पर वो इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो ये तो पहला कारण हुआ। एक ये भी संभावना हो सकती है। एक दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो अपनी अनुपस्थिति के माध्यम से ब्रिक्स को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। अभी हाल ही में बीते दिनों खबर आई थी कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, उसमें नए देशों को शामिल किया जा रहा है। अब लगातार पिछले कुछ समय से ब्रिक्स को वेस्टर्न कंट्रीज के एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा था। तो ऐसे में जो शी जिनपिंग हैं वो इस पूरी बैठक में हिस्सा ना लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो ब्रिक्स के साथ ज्यादा अलाइन करते हैं खुद को, और ब्रिक्स जो है वो एक एंटी वेस्टर्न कंट्री, एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप लगातार बनता जा रहा है। तो ऐसे में वो ब्रिक्स को ज्यादा बढ़ोतरी देने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि G20 में हमें कई वेस्टर्न कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं। तो G20 उनकी जो पूरी उनकी पॉलिसी है उससे अलाइन नहीं हो रहा है। ये दूसरी संभावना हो सकती है। इसके अलावा एक तीसरी संभावना उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि चीन की जो घरेलू राजनीति है,
चीन की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो लगातार खतरे पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि चीन की एक सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है कंट्री गार्डन। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी लगातार इंसॉल्वेंसी की कगार पर मौजूद है, लगातार दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। तो ऐसे में अगर ये पूरी जो कंपनी है वो चीन में दिवालिया हो जाती है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर, खासतौर पर चीन के कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अगर चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव होने वाला है तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी घरेलू इकोनॉमी को देखते हुए वहां पर जो तमाम चीजें, तमाम जटिलताएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए रुके हुए हो और वो भारत में ना आना चाहते हो। तो ये तो कारणों की बात हुई। अब इसके अलावा ये जो कारण चाहे जो भी रहा हो, चाहे जिस भी कारण की वजह से वो भारत ना आना चाहते हो, लेकिन एक बात इस पूरी अनुपस्थिति की वजह से स्पष्ट हो जाती है कि ये अनुपस्थिति शी जिनपिंग की जो व्यक्तिगत राजनीति है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। क्यों बदलाव को दिखाती है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो शी जिनपिंग है वो कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शामिल हो रहे हैं। और अगर आप G20 को ही देखेंगे तो 2012 के बाद से G20 की जितनी भी बैठकों का आयोजन किया गया है उनमें शी जिनपिंग शामिल हुए हैं। हालांकि इसमें 2019 में जो बैठक हुई थी वो एक अपवाद है क्योंकि उस समय चीन में कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, तो इसकी वजह से वो 2019 की बैठक में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन 2019 के अलावा उन्होंने सारी बैठकों में हिस्सा लिया है और लगातार वो पिछले कुछ समय से इन बैठकों में हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर नेता के तौर पर, अपनी छवि को बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में G20 की इस बैठक में शामिल ना होने की वजह से लगातार ये सवाल किया जा सकता है कि क्या वो अब अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं या फिर उनकी अनुपस्थिति मुख्य तौर पर भारत को एक संकेत देने की कोशिश है। तो ये तो चीन के राष्ट्रपति की बात हुई। इसके अलावा अब रूस के राष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं कि वो इस पूरी बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति भी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और इससे पहले जो अफ्रीका में मुख्य तौर पर ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था जहां पर ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया, एक्सपेंशन की बात की गई थी, उसमें भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा नहीं लिया था। और व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर यह सूचित किया है कि वो मुख्य तौर पर जो वर्तमान समय में यूक्रेन पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, एक युद्ध जो चल रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिस वजह से वो भारत में होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। तो ये तो औपचारिक कारण हुआ जो कि ऑफिशियल तौर पर दिया गया है, लेकिन इसका एक अनौपचारिक कारण भी हो सकता है। वो क्या है? तो दरअसल मुख्य तौर पर युद्ध अपराधों को लेकर, वॉर क्राइम्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो ऐसे में इस अरेस्ट वारंट के चलते भी हो सकता है कि वो भारत में ना हिस्सा लेना चाह रहे हैं और इसी वजह से वो ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेने अफ्रीका नहीं पहुंचे थे। हालांकि यहाँ पर एक विशेष बात है कि भारत जो है वो ICC का हस्ताक्षर करता नहीं है। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो भारत राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी राष्ट्रपति पुतिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस लिहाज से अपने देश से नहीं निकलना चाह रहे हों। तो ये तो उनके कारणों की बात हुई। अब अंत में ये सवाल उठता है कि क्या इन दोनों की अनुपस्थिति की वजह से भारत पर कोई असर पड़ेगा? तो शी जिनपिंग और पुतिन की अनुपस्थिति का भारत पर, भारत की राजनीति पर, भारत की पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई बड़ा नेता किसी सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि किसी बड़े नेता ने कई सम्मेलनों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया हो, वो क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी जटिलताएं रहती हैं। उदाहरण के लिए शी जिनपिंग को ही उदाहरण ले ले तो उन्होंने बीते दिनों आसियान और जो पूर्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया जो समिट हुआ था, उस समिट में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये भी एक बड़ी बात थी, इसको भी एक बड़ी बात के तौर पर पेश किया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर इसको हम कोई खास संकेत के तौर पर नहीं देख सकते हैं कि जो शी जिनपिंग है या फिर जो पुतिन है वो भारत को कोई खास संकेत देना चाहते हो। हालांकि क्यों संकेत इस वजह से भी नहीं हो सकता है क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हमारी जो विश्व व्यवस्था है वो लगातार जटिल होती जा रही है, हमारी जो घरेलू व्यवस्था है उसके साथ साथ वो भी जटिल होती जा रही है। तो जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, उनके पास बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो इस तरह की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते हैं। हालांकि ज़रूरी बात यह है कि चीन का जो डेलीगेशन है, चीन का जो प्रतिनिधि मंडल है, वो भारत में आ रहा है और भारत के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा ज़रूर की जाएगी।
तो ये तो मुख्य तौर पर इसकी निहितार्थों की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए G20 केवल एक आर्थिक समूह है, ऑप्शन बी G20 में एशिया का प्रतिनिधित्व केवल भारत कर रहा है, ऑप्शन सी G20 समूह विश्व की 80% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी इस बार G20 समूह की अध्यक्षता भारत के पास है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।